हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी HPSC PGT हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए, जिसका कि पेपर 20 अक्टूबर को है, तो उसी के संदर्भ में मैंने एक पोस्ट डाली थी और पोस्ट में मैंने आप लोगों की रुचि जानकारी जाननी चाहिए थी कि अभिव्यक्ति और माध्यम आप में से कौन कौन हमारे से पढ़ना चाहते हैं। तो उस पोस्ट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। और मैं वैसे तो आपको पता है कि मेरा चैनल है तो मेरा काम पढ़ाना है, और मैं TGT PGT एस्टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी लगातार अपने चैनल पर करवा रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम HPSC PGT हिंदी की तैयारी क्यों नहीं करवा रही, तो उसके पीछे कारण यह था कि HPSC PGT हिंदी का काफ़ी कुछ सिलेबस मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। जैसे कि आपके सिलेबस में जो प्रेमचंद वाले चैप्टर है नमक का दरोगा, और उसके बाद जो आरो भाग 1 और आरो भाग 2 में जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो वो लगभग उनके MCQs भी मैंने सारे चैनल पर डाल रखे हैं, लगभग चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं, कविताएं भी समझा रखी हैं। तो मेरे पास एक तो कोई कमेंट नहीं आया कि मैम इसको पढ़ाई। तो दूसरा कारण ये था कि इसमें 4 ही सीट थी, तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैंडिडेट कोई पढ़ना भी चाहेगा या नहीं पढ़ना चाहेगा। लेकिन मैंने बाद में दिमाग लगाया कि जब एस्टेट सभी के लिए वैलिड कर दिया, लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी, तो इसमें वो कैंडिडेट भी होंगे जिसने आज तक मतलब जो पीछे वाली भर्ती गई उसमें वो लोग शामिल नहीं थे। तो मैंने सोचा कि इसमें भी कैंडिडेट काफ़ी सारे मिलेंगे, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी निकली थी हिंदी की उसमें 70 ही पोस्ट थी और 65 बच्चों का अभी सिलेक्शन हुआ था, और लगभग 1600 के आसपास, 1682 के आसपास फॉर्म भरे गए थे पिछली बार। तो अगर टोटल बात करें तो 65 कैंडिडेट ही जॉब ले पाए, और 1682 के बाद फिर लगभग 1600 के आसपास कैंडिडेट ऐसे रह जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए, हो सकता है कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं अभिव्यक्ति और माध्यम को शॉर्ट में आपको करवा दूंगी। तो काफ़ी वोट्स अच्छे उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और मैंने आपसे कमेंट किया था कि आज मैं आपकी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगी। लेकिन आपको पता है कि आज थोड़ी नवमी भी थी और उस वजह से कढ़ाई वगैरह में काफ़ी टाइम लग गया कन्नाए बैठाने में। तो आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ, और अभिव्यक्ति माध्यम के जो लगभग 16 चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और 16 चैप्टर को हम इस कदर मतलब इतनी आसानी से यहाँ पर जल्दी से क्लियर कर लेंगे कि आपको अगर उनको डिटेल पढ़ते हैं तो काफ़ी चौड़े लंबे लंबे वो चैप्टर हैं और उनको पढ़ने में काफ़ी समय लगता है। और अभिव्यक्ति और माध्यम का मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट नोट आपको कहीं से मिले होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, अगर मिलते भी हैं तो वो पूरे चैप्टर को कवर नहीं करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने नोट्स बनाए थे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो 16 के 16 चैप्टर के मैंने हाथ से नोट्स बना रखे हैं। और HPSC PGT का जो 2023-24 में जो भर्ती निकली थी उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे मेरे अंडर इन नोट्स में से थे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो इन नोट्स से बाहर हो। तो मैं आपको एक एक प्रश्न के साथ ही बताते हुए चलूंगी कि पिछली बार कौन सा प्रश्न पूछा गया था और कौन सा प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न जो है HPSC पूछती है और जिनको आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखना है, और अभी चैप्टर वाइज वो बातें भी, और जरूरी नहीं कि जो पिछली बार पूछे वो इस बार पूछेंगे। तो चैप्टर्स को ना आपको शुरू से ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो आप ये मेरे नोट्स देख रहे होंगे, और फर्स्ट चैप्टर के जो मैंने शॉर्ट में नोट्स बस 2 ही पेज में बना रखा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा था। तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि हरियाणा में विधिवत जो है रेडियो की स्थापना कब हुई थी। तो ये मेरे नोट्स में से बिल्कुल अदर अदर यहाँ पर रखा हुआ है। मैंने सिर्फ रेडियो से संबंधित इतना कुछ डिटेल में बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये 8-7 लाइनें लिखी थी और यहाँ से सारा जो क्वेश्चन है मेरा अटेम्प्ट हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा गया था, दूसरा हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र तो युद्धंत मार्तंड पूछा गया था, किसका प्रकाशन किसने किया था, जुगल किशोर ने, कब किया था, 1826 में। तो ये 2 प्रश्न पूछे थे। और तो आपको इतनी बड़ी किताब अगर आपके पास समय नहीं है, मैं तो ये तो नहीं कहना चाहती कि सभी आप बुक्स ना पढ़ें, भाई पढ़े, जिसकी मर्जी है वो अपनी बुक से तैयारी करें। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मैं डिटेल से अब नहीं पढ़ सकता, तो भाई मेरे नोट्स पढ़ने के बाद
देखो 20 तारीख का पेपर है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने बुक से पढ़ लिया होगा। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के, मेरे ये नोट्स पढ़ने के बाद जब अगर आप वो पढ़ेंगे, कोई एक चैप्टर पढ़ के देखना, फिर आपको लगेगा कि यार मैम ने एक भी लाइन नहीं छोड़ रखी। आप यकीन नहीं मानोगे, ये भर्ती 2019 में निकली थी और फिर उसके बाद फिर रीओपन हुई और ये आखिर 23-24 में ये कंप्लीट हुई। तो मैंने नोट्स बहुत ही तसल्ली से बनाए थे, चैप्टर की एक एक लाइन पढ़कर जो इंपॉर्टेंट थे, जहां से प्रश्न बनने लायक था, मैंने वहीं से प्रश्न बना रखा है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि चैनल को अगर आप तक ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करवाने के पीछे यही होता है, अदरवाइज हमें सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब चाहिए, वो हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें कोई नहीं है, लेकिन आपके भले के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। आप चैप्टर 1 को शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, अगर आपने देखा होगा बुक में तो काफ़ी सारे पेजेस हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना एक परिभाषा या चैप्टर से ऊपर ही लिखी हुई होती है और एचपीएससी इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो ये क्या है, देखो शुरुआत करते हैं, मैं एक एक बात समझाती हुई चलूंगी। मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। तो ये पूछ लेते हैं कि ये परिभाषा किसने दी थी, पत्रकारिता की। थोड़ी सी बात ये नहीं करना चाहूँगी जनसंचार क्या होता है, अभिव्यक्ति और माध्यम क्या होता है, तो ये तो शायद आप सभी समझते होंगे। जन का मतलब होता है जनता, संचार होता है एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यानी कि किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, वही जनसंचार कहलाता है। अब सूचनाएं कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी, और वो माध्यम होगा आपका पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, तो ये भी आजकल चले हुए, तो ये सारी चीजें कहलाते हैं माध्यम। ठीक है, तो ये सारा आप समझ गए होंगे। और अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति का होता है मतलब कि अपने विचारों को प्रकट करना, दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रकट करना, और अब विचारों को प्रकट करते हैं तो भी हम कोई ना कोई सूचना दूसरों के सामने देते हैं। ठीक है, तो वो भी अभिव्यक्ति हुई। अभिव्यक्ति और माध्यम ये हुआ, मतलब कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं, यही आपकी अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, अब ये देखना, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी, मतलब मीडिया को क्या है कि अपनी अपनी बात नहीं रखनी, उसे जनता को भी साथ लेकर चलना चाहिए, तो तभी जनता भी उसका साथ देगी। तो ये बात किसने कही, प्रभाष जोशी एक पत्रकार हैं, इन्होंने कही ये बात। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के प्रश्न एचपीएससी पूछती है। उसके बाद थोड़ा सा संचार के बारे में बात कर लेते हैं। संचार जो है चर धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है चलना। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप इन पॉइंट्स पर बिल्कुल ध्यान दें, अंडरस्टैंडिंग के साथ पॉइंट्स पढ़ना है और समझ में भी दिमाग में भी आपको रखना है, खासकर जो किसी के द्वारा कहे गए कथन हैं। पिछली बार 2-3 कथन पूछे थे, तो इस बार भी आप ध्यान रखें, कथन भी जरूर पूछती है, जैसे कि मैंने अभी प्रभाष जोशी का कथन बताया। ठीक है, और अब आता है संचार। तो संचार का अर्थ है, ये संचार शब्द जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ, चर धातु से उत्पन्न हुआ। चर का अर्थ है चलना। बस आपके पेपर में इसी प्रकार से पूछेंगे, स्क्रीनिंग बिल्कुल आसान आता है। फिर जनसंचार की परिभाषा विल्म श्रैम के अनुसार क्या है, तो विल्वर श्रैम, ध्यान से देखना है आपको, विल्वर श्रैम। ये मैंने नोट्स बनाए थे, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब किसी कोई मात्रा की अशुद्धि है, तो उसकी तरफ आप ना जाएं। वैसे अशुद्ध लिखना मेरी आदत नहीं है, फिर भी जल्दबाजी में अगर कोई अक्षर लिखा गया तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बहुत जल्दी में बनाए हुए भी ये नोट्स हैं। ठीक है, तो विल्वर श्रैम ने संचार के बारे में क्या कहा कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। मतलब विलियम श्रैम ये कहते हैं कि हम अपने संचार के अंदर क्या करते हैं कि अपने अनुभवों की साझेदारी करते हैं। तो ये विलियम श्रैम का कथन है। संचार कौन से धातु से उत्पन्न हुआ, चर धातु से। चर का अर्थ है चलना। प्रभाष जोशी ने क्या बात कही
कि मीडिया को भी जनता को साथ लेकर चलना चाहिए, जनता भी तब तक उसका साथ देगी जब मीडिया जनता का साथ देगा। तो ये बात किसने कही? प्रभाष जोशी ने कही। विल्बर श्रेम ने क्या कहा? संचार अनुभवों की साझेदारी है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए बार बार कह रही हूँ। और जब आप पेपर दे के आए तो मेरे पास कमेंट करके बताना कि मैम यही प्रश्न आए थे, आप ऐसा जरूर खुद कहेंगे। 11 सितंबर 2001 को आप देखो जनसंचार की क्या भूमिका है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। तो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड पर जो हमला हुआ था उसका लाइव प्रसारण दुनिया ने देखा था। वो किसके कारण देखा? वो जनसंचार माध्यमों के कारण ही देखा। ठीक है, सीधा लाइव प्रसारण किया गया था। तो ये तो बस सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है, वैसे ये पूछेंगे नहीं प्रश्न कि ये जो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2001 को। तो 11 में भी एक है और इधर भी एक है, ऐसे याद रखें। और इसका सीधा लाइव प्रसारण दिखाया गया था। ये बस इंपॉर्टेंट तथ्य था उस चैप्टर में से, इसलिए मैंने इसको नोट्स में डाल लिया। संचार एक घटना नहीं प्रक्रिया है। मतलब संचार एक घटना नहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर ध्यान देना कि संचार जो है एक प्रक्रिया है कि यहाँ से सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, किसी माध्यम के द्वारा पहुँचाते हैं। तो संचार के जैसे तत्व है ना, सबसे पहले मेरे पास एक सूचना है, वो मैं क्या करूँगी? उसको एनकोडिंग करूँगी, फिर उस संदेश को मैं लिखूंगी या टाइप करूँगी या जो भी करूँगी, फिर मैं दूसरे के पास भेजूंगी, दूसरा उसे डिकोड करेगा और उसे रिसीव करेगा। तो संचार क्या है? इस तरीके से एक प्रक्रिया है, वह एक घटना नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी तरीके के प्रश्न जो है HPSC पूछती है। तो कहने को तो ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इतनी छोटी छोटी लाइनों में मैं वो सभी प्रश्न आपको दिखा दूंगी जो HPSC ने पूछे हैं। तो संचार क्या है? एक प्रक्रिया है, ना कि घटना, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, संचार के तत्व कौन कौन से हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई 4 तत्व दे देंगे और एक गलत दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा नहीं है। तो स्रोत या संचारक, यानी कि व्यक्ति ही संचार का प्रमुख तत्व है। स्रोत या संचारक मतलब मैं हूं, मुझे आप तक सूचना पहुंचा रही हूं, मैं किसके माध्यम से? वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, फोन के माध्यम से मैं आप तक सूचनाएं पहुंचा रही हूं। तो मैं कौन हूं? मैं एक स्रोत हूं और संचारक हूं। ठीक है, फिर क्या करूंगी? कूटीकृत या एनकोडिंग, इसमें क्या करते हैं? भाषा या माध्यम। अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूं, तो ये मैं कूटीकृत कर रही हूं कि मैं अपना संदेश किस प्रकार से आप तक पहुंचाऊं। तो ये होता है एनकोडिंग। इंग्लिश में इसे एनकोडिंग कहते हैं और उसको दूसरा वर्ड होता है डिकोडिंग। ठीक है, और हिंदी में इसे कूटीकृत करते हैं। मैं कूटीबद्ध कर रही हूँ, या तो भाषा के माध्यम से मैं इसे कूटीकृत कर रही हूँ। मेरे पास जो सूचना है कि इस चैप्टर की जो सूचना है मैं आप तक पहुंचाऊं, तो इनको मैं कूटीकृत कर रही हूँ। और संचारक कौन हूं? मैं खुद हूं। अब मेरे पास ये संदेश क्या है कि चैप्टर फर्स्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये एक संदेश है। तो संदेश क्या होता है? किसी संचारक का मुख्य उद्देश्य। अब संचारक कौन हूं? मैं खुद हूं। मेरा क्या उद्देश्य है कि मैं अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाऊं, कि मतलब मेरे पास जो संदेश है वो उसी अर्थ में आप समझ सके। तो वो जो संदेश होता है वो कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। देखो जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो क्या करना है? किसी भी संचार का मुख्य उद्देश्य होता है अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। सरल, स्पष्ट और सीधा होना चाहिए संदेश। ठीक है, तो अभी तक 3 तत्व पढ़े। सबसे पहले स्रोत या संचारक, उसके बाद कूटीकृत करेगा। वो कूटीकृत के क्या करेगा? किसी भाषा या किसी माध्यम का प्रयोग करेगा। उसके बाद होता है संदेश। संदेश होता है कि जो सूचना मेरे पास है उसको उसी अर्थ में दूसरे के पास प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। ठीक है, और संदेश कैसा होना चाहिए? सरल और स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। माध्यम यानी कि चैनल। अब माध्यम क्या लिया मैंने? फोन के माध्यम से मैं मेरा संदेश आप तक पहुंचाऊंगी। उसके बाद आप लोग जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आप कौन हो जाएंगे? प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। और रिसीवर आप क्या करोगे? इसे डिकोड करोगे। डिकोड का मतलब आप जो मैं वीडियो डाली है उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, वो डिकोड कहलाता है। मतलब संदेश का अर्थ निकालना या समझना, और यही अंतिम लक्ष्य भी होता है। प्राप्तकर्ता जो होता है अंतिम लक्ष्य होता है। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें लिख रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रखी हैं। मेरे नोट्स हैं, मैं समझ सकती हूँ और मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसलिए आप भी समझ सकते हैं।
तो प्राप्तकर्ता क्या होता है, डिकोड करेगा, मतलब डिकोड का मतलब होता है उस संदेश का अर्थ निकालेगा, उसे समझेगा, और यही क्या होता है, प्राप्तकर्ता जो होता है संचार प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब मैं आपके पास मैं इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ तो इसमें हो सकता है कोई बाधा भी आ जाए। तो बाधा कैसी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, तकनीकी भी हो सकती है, कोई भौतिकी बाधा भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद है संचारक, मतलब ये आप देख सकते हैं ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, संचारक या स्रोत, फिर वो एक संदेश, और उसके बाद क्या है ये माध्यम, और उसके बाद प्राप्तकर्ता, और फिर प्राप्तकर्ता क्या देगा, अपनी फीडबैक देगा और वापस किसके पास भेज देगा, यहाँ तक। जैसे कि आपने मेरी वीडियो रिसीव कर ली, रिसीव करने के बाद आपने फीडबैक भेजी, कमेंट किया कि मैम वीडियो बहुत अच्छी थी, मैंने उस कमेंट को देख लिया, तो वापस संचारक तक पहुँच गए। ये होती है संचार के जो संचार के तत्व। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर होते, सॉरी एक पॉइंट और छोड़ दिया मैंने, फीडबैक, ये बता दिया मैंने, संचारक, फिर संदेश, फिर माध्यम और प्राप्तकर्ता। फिर प्राप्तकर्ता क्या करे, प्राप्त करने के बाद वो क्या देगा, फीडबैक देगा। जैसे कि पॉइंट था फीडबैक, फीडबैक के बीच में क्या है, जब हम संदेश भेजेंगे और जिस माध्यम से भेजेंगे, हो सकता है फ़ोन खराब हो जाए, हो सकता है मेरे दाएं बाएं कोई आवाज़ आ रही हो सकता है मैं ही मानसिक रूप से थोड़ा सा संतुलित हूँ, तो आपको जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ में ना आए, तो किसी भी प्रकार का शोर यानी कि बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान रखना है, ये संचार के क्या थे, तत्व थे। अब पढ़ेंगे हम संचार के प्रकार। अब मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, बोलकर भी, और यहाँ पर मैं लिख भी रही हूँ, तो बोलकर और लिखकर मैं अपने जो संदेश है मेरे पास आप तक पहुँचा रही हूँ। तो संचार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सांकेतिक संचार, भाई कोई आप निकल रहे हैं, संकेत में समझाए, जैसे किसी को प्यास लग रही है तो हम हाथ को ऐसे होठों पे लगा देते हैं और दूसरा आदमी समझ जाता है कि ये पानी पीने के लिए कह रहा है, तो ये सांकेतिक संचार है। उसके बाद मौखिक संचार, हम रास्ते में जा रहे हैं, साथ साथ हमने हाथ जोड़ के और सिर झुका के और मुंह से बोला राम राम, तो राम राम बोला, वो कैसा हो गया, आपका मौखिक संचार हो गया। अमौखिक संचार, जैसे मुख से नहीं बोला और हाथ जोड़ के सिर झुका के आप चल दिए, तो वो अमौखिक संचार हो गया। अंतर्वैयक्तिक, और एक होता है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक होता है अपने आप से, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो शब्द होते हैं, इनको आप इंग्लिश से ध्यान रखें। इंटरपर्सनल तो कहते हैं अंतर्वैयक्तिक, जब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है तो उसे इंटरपर्सनल कहते हैं। और इंट्रापर्सनल, देखो INTRA, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल होगा तो आप समझ जाना अंतर्वैयक्तिक की बात हो रही है। अंतः मतलब का होता है कि व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है। इसमें जैसे जब आप मंदिर में बैठते हैं तो अपने आप से भगवान से आंखें बंद करके कुछ ना कुछ हम अपने मन ही मन में बोलते रहते हैं। कई व्यक्तियों को आदत होता है कि लेटे लेटे वैसे ही बुद 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 की आवाज़ करते रहते हैं, वास्तव में वो कुछ ना कुछ तो कह रहे होते हैं। तो अपने आप से बात करना, ये कहलाता है इंट्रापर्सनल। फिर दूसरा आता है इंटरपर्सनल, इसको कहेंगे INTER, बस एक ही वर्ड का, एक लेटर का फर्क है, इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल होता है अंतर व्यक्ति, अंतर मतलब दो व्यक्तियों के बीच में। तो इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति, मान लो टेलीफोन पर जो बात कर रहे हैं तो वो दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो अंतर व्यक्ति के आ जाएगा। टेलीफोन पर कर रहे हैं, या दो लेडीज आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही हैं, या मैं कोई मेरे सामने मेरा बच्चा बैठा है और मैं उसे पढ़ा रही हूँ, तो ये भी क्या है, दो व्यक्ति आपस में जो बात कर रहे हैं वो अंतर व्यक्ति कहलाता है। इसमें क्या होता है कि तुरंत ही फीडबैक मिल जाती है, आमने सामने बैठे हैं, हाँ भाई पड़ोस में ऐसा कुछ घटित हुआ, कल तो उसका एक्सीडेंट हो गया, फलाना मारा गया, फिर वो कहेगी हाँ भाई मैंने भी सुना था। तो उसमें क्या होता है कि तुरंत क्या होती है, फीडबैक मिल जाती है। कभी प्राप्तकर्ता संदेशकर्ता बन जाता है और कभी संदेशकर्ता प्राप्तकर्ता बन जाता है, तो इसमें ऐसा होता है। अगला है समूह संचार। समूह संचार, जब एक ग्रुप में अंदर कोई बातचीत होती है, कोई संदेश दिया जाता है तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा,
पंचायत और संसद। अब आपके पेपर में ये कोई ऑप्शन देके पूछ ले जाएंगे कि कक्षा, पंचायत या संसद, इनमें से कोई एक शब्द दे दे, पूछ ले कि किस प्रकार का संचार है, तो आपको बताना है समूह संचार। आपसे एक एग्जाम्पल दे दे कि दो व्यक्ति आपस में इस प्रकार से बातें कर रहे थे, तो वो किस प्रकार का है, अंतर व्यक्ति। एक व्यक्ति मन ही मन चलते चलते बुदबुदा रहा था, तो वो है अंतर व्यक्ति। ठीक है, सभी के मैंने एग्जाम्पल देकर बता दिए। अब होता है जनसंचार। जनसंचार होता है यांत्रिक माध्यम से बहुगुणित किया जाता है। जनसंचार का मतलब होता है जब किसी एक ही संदेश को बहुत बड़े मतलब जनता तक पहुंचाया जाता है किसी माध्यम के द्वारा, किसी यांत्रिक माध्यम के द्वारा, तो उसे कहते हैं जनसंचार। ठीक है, इसमें क्या होता है, यांत्रिक माध्यम से बहुगुणित किया जाता है, जैसे कि अखबार आप लगा सकते हैं। ठीक, तो इसमें किसी माध्यम की जरूरत होती है। और नेक्स्ट है, इसी में काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर, लेकिन मैंने थोड़े ही नोट्स तैयार कर रखे हैं, उसके बाद बस 1-2 पेजेस और हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसे बुक में पढ़ने लगते तो बहुत ज़्यादा था। थोड़े से फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी, बाकी इतने बड़ा चैप्टर बस एक और आएगा, शायद 4th चैप्टर है जो सबसे बड़ा है, बाकी तो सिंगल पेज में भी सारे चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे। अब आता है जनसंचार की विशेषताएं। ये इसलिए बता रही हूँ कि जब आप स्क्रीनिंग की कंप्लीट क्वालिफाई कर लेंगे तो सब्जेक्टिव पेपर में भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन, और इनके ऐसे पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो 2 पेज आपके आसानी से लिखे जाएंगे। अब जनसंचार की कुछ विशेषताएं। अभी मैंने जनसंचार बताया कि जब किसी संदेश को बहुगुणित किसी माध्यम के द्वारा बहुगुणित करके एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचाया जाता है तो उसे जनसंचार कहते हैं। अब जनसंचार की कुछ विशेषताएं हैं, 4 पॉइंट देख के आपसे पूछ लेंगे कौन से जनसंचार की विशेषता नहीं है। जनसंचार की विशेषताओं क्या होता है कि फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। अब जैसे कि मैंने मान लो किसी माध्यम से जैसे कि अखबार लगा लो आप, अखबार में क्या होता है कि फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि लोगों तक तो पहुंचा दिया हमने, जरूरी नहीं कि वो तुरंत ही आपको फीडबैक दे। तो इसकी पहली विशेषता है कि फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। इनके द्वारा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। देखो, कोई भी संदेश जब बहुगुणित किया जाएगा, बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाया जाएगा, तो ये सार्वजनिक होती हैं ये बातें। बस याद रखना है कि जनसंचार सार्वजनिक, संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है और इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता का सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है, जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि इसमें औपचारिक संगठन से आप क्या समझे, जैसे कि अखबार का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो अखबार कैसे, कहाँ पर एक संस्था होगी जहाँ पर अखबार छपेगा, तो उसे कहते हैं औपचारिक संगठन। ये मतलब वो उनके कोई ऑफिस, कोई कार्यालय होते हैं, कोई दफ्तर होते हैं, कोई संगठन होते हैं, कोई संस्थाएं होती हैं जहाँ से ये चीज़ें, ये संदेश प्रकाशित होते हैं। तो जनसंचार में क्या होता है, जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन की जरूरत होती है। प्राप्तकर्ता और संचारक के बीच में सीधा संबंध नहीं होता, तुरंत फीडबैक नहीं मिलता, और इनके द्वारा जो संदेश प्रसारित किए जाते हैं वो सार्वजनिक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, बालक, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, सभी लोग इसके पाठक वर्ग होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जनसंचार में ढेर सारे द्वारपाल, गेट कीपर होते हैं, जैसे संपादक, सह संपादक, उप संपादक आदि। ठीक है, तो अब देखो द्वारपाल का मतलब क्या समझे कि जनसंचार। अब जनसंचार के लिए किसी न किसी औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ेगी। अब औपचारिक संगठन ये तो है नहीं कि उसकी जो दीवारें हैं वही काम कर लेंगी, तो उसके अंतर्गत कोई ना कोई व्यक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि अखबार ही है, तो अखबार को छापने के लिए कुछ संपादक भी होते हैं, कुछ सह संपादक भी होते हैं, कुछ उप संपादक भी होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि सूचना इकट्ठी करके लाते हैं, फिर उनकी काटा छाटी की जाती है कि कौन से समाचार को छापा जाएगा, कितना स्पेस दिया जाए, कौन से स्थान पर छापा जाए उस सूचना को। तो ये सब कौन करते हैं, ये सारे संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक यही करते हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें गेट कीपर भी कहते हैं। तो जनसंचार में द्वारपाल, गेट कीपर होते हैं, औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है, प्राप्तकर्ता और रिसीवकर्ता, संचारक और प्राप्तकर्ता का सीधा संबंध नहीं होता, इनके द्वारा प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, और ठीक है, इसका पाठक वर्ग हर तरीके का होता है। अब आप ये सोच रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी मेरी वो है कि स्कूल में पढ़ाने का काफ़ी अनुभव था। ठीक है, अब आता है जनसंचार कार्य क्या करता है।
अब जैसे समाचार है, छाप दिया, प्रसारित कर दिया, तो उसका मतलब है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। कुछ तो मनोरंजन के लिए अखबार को पढ़ते हैं, कुछ लोग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अखबार को पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए अखबार पढ़ते हैं। एजेंडा तैयार करना, एजेंडा होती है किसी भी काम के लिए कोई कार्यसूची तैयार करना। निगरानी करना कि कहाँ पर क्या घटित हो रहा है, और विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना। तो ये 6 पॉइंट हैं, आप इनको पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, ये जनसंचार के कार्य होते हैं। वैसे आप ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे। अब ये ध्यान से देखना, ये जनसंचार के कार्य थे, और अब आता है संचार के प्रमुख कार्य। तो जनसंचार तो एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ये संचार मैंने बताए थे कितने प्रकार के, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार, मौखिक, अमौखिक। तो संचार के प्रमुख कार्य क्या हैं, ये भी आपको ध्यान से देखना है। तो संचार का प्रयोग कुछ हासिल करने में, जैसे कुछ हासिल करने के लिए हम संचार का प्रयोग करते हैं, किन किन कार्यों में हम संचार का प्रयोग करते हैं, यानी कि संचार के कार्य क्या हैं। संचार क्या करता है कि जैसे कि कुछ हासिल करने में, जैसे किताब मांगना, तो ये भी काम है। नियंत्रण करने में, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मान लो मुझे कक्षा को नियंत्रण करना है, तो ये भी संचार के ही काम है, मैं संचार के द्वारा ही नियंत्रण करूँगी। सूचना देने और सूचना प्राप्त करने में, विचारों को अभिव्यक्त करने में संचार का कार्य है। सामाजिक संपर्क स्थापित करना भी संचार का कार्य है। समस्याओं व चिंताओं को दूर करना, ठीक है। किसी विषय, देखो किसी व्यक्ति के पास कोई समस्या है, भाई वो चिंतित है किसी मैटर को लेकर, तो वो क्या करेगा, संचार करेगा, ठीक है। किसी को अपने विचार किसी के सामने अभिव्यक्त करने, जैसे भाषण देते हैं, तो भाई वो भी संचार का कार्य है। सूचना देना और प्राप्त करना, ये भी जनसंचार का कार्य है, ठीक है। किसी विषय रुचि के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में, जैसे किसी विषय में किसी की रुचि है, अब मान लो कि कोई एक 2 अक्टूबर गया अभी अभी, ठीक है, 2 अक्टूबर पर मेरी रुचि है कि मैं अच्छी सी स्पीच दूं, एक अच्छी सी स्पीच देकर वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए भेजूं, तो ये मेरी रुचि है। तो क्या है कि किसी विषय रुचि के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना। किसी भूमिका को पूरा करने में, अब विषय की रुचि थी मेरी कि मैं अभिव्यक्ति और माध्यम, मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकती हूँ और उन्हें समझ में आ जाएगा, तो ये मेरी रुचि थी और इसलिए मैंने पोस्ट डाली और आप लोगों का मैंने व्यूज भी जाने, ठीक है। तो किसी की भूमिका पूरा करने में, जैसे कि डॉक्टर है, वो अपनी भूमिका पूरा करने के लिए संचार करता है, वकील है, डॉक्टर है, जज है, तो ये पूछ सकते हैं आपको कि अपनी भूमिका पूरा करने में। तो ये जनसंचार के कुछ प्रमुख कार्य हैं। बहुत ही भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, ये देखते हैं आप देखो, ऐसी बात नहीं है कि जनसंचार अभी होने लगा है। जनसंचार भाई, अगर हम पौराणिक समय की बातचीत करें तो जनसंचार तो तब भी होता था। कोई कबूतरों के माध्यम से संदेश भेज रहा है, कोई तोते के माध्यम से संदेश भेज रहा है। अगर सबसे पहले की बात करूं तो नारद मुनि थे भाई, कभी पृथ्वी लोक में, कभी आकाश लोक में, उसकी बात उसको कह रहे हैं, उसकी बात उसको कह रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, कभी विष्णु के पास जा रहे हैं, कभी शिव जी के पास, है ना। जैसे दूती टाइप का काम करते हैं ना अपने घरों में, कहते अरे इस औरत को क्या काम है, ये तो ऐसे ही करती रहती है, तो ऐसा ही काम नारद जी करते हैं। तो जनसंचार तो भाई पहले भी होता था, बहुत पुराने समय में। तो शुरुआत से बताऊंगी आपको, देखो कैसे कैसे होता था। जनसंचार के आधुनिक माध्यम का प्रेरणा स्रोत, मतलब जनसंचार का जो आज हमारे पास माध्यम है, उसका वो प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि जनसंचार के माध्यम होने चाहिए, तो वो पश्चिमी क्षेत्र से आई थी, ठीक है। जनसंचार का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, कि जनसंचार कहाँ से शुरू हुआ, पौराणिक काल से हुआ। मैंने बताया ना आपको, भारत का पहला समाचार वादक किसको माना जाता है, देवर्षि नारद को। मैंने अभी बताया, वीणा के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु, मतलब भारत का पहला समाचार वादक कौन था, देवर्षि नारद, जो कि वीणा, उसके हाथ में पता है वीणा होती है, और वीणा के साथ धरती और देवलोक के बीच क्या करता है, संवाद सेतु का काम करता है, तो वो भी नारद ही है। सम्राटों के शासनकाल में कैसे होते थे, स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेख। सम्राटों के काल में कैसे होते थे, पत्तों पर लिखते थे, शिलाओं पर लिखते थे, ठीक है, ऐसे होते थे संदेश। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है। उसके बाद है काम की बातें, अब यहाँ से आएंगी, आपको दिख तो रहा होगा ना भाई, इससे ज़्यादा मैं और बड़ा नहीं कर सकती, बस ये मैंने लिखी इतने छोटे छोटे रखे हैं। उसके बाद है सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए
सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंग प्रयोग करते थे। लोक माध्यमों में संचार, जैसे लोक माध्यमों में संचार पहले भीमबेटका का गुफा चित्र, कठपुतली, लोक नाटक, कथावाचक, बाउल, सांग, इनके माध्यम से तो लोक संचार, लोक मतलब आम जनता के बीच में संचार किस प्रकार से होते थे। जैसे नुक्कड़ नाटक होते थे, कोई नौटंकी करता था, गंगा गोरी, कोई यक्षगान, तमाशा होता था, रागनी होती थी, सांग होते थे, कथा वाचन होते थे, नुक्कड़ों पर नाटक होते थे, कठपुतली के द्वारा भी संदेश दिया जाता था। तो ये सारे लोक माध्यमों में संचार का काम करते थे। ठीक है। जनसंचार के आधुनिक माध्यम कहाँ से शुरू हुए? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। जनसंचार के आधुनिक माध्यम किसने दिए? अंग्रेजों से प्राप्त हुए। बाहर से खबर लाने का काम कौन करता है? संवाददाता करता है। अब आप ये सोच रहे हैं एकदम से मैडम ये लाइन कहाँ से ले आई? तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो डिटेल से बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैंने वही प्रश्न नोट किया जहाँ से प्रश्न बन सकता था। तो बाहर से खबर लाने का, जब समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में या टेलीविजन या रेडियो के लिए जब समाचार बनाने होते हैं तो बाहर से खबरें लाई जाती हैं। ये थोड़ी कि उनके ऑफिस में बैठे बैठे खबरें आ जाती हैं, आ भी जाती हैं, लेकिन बाहर फील्ड में भी जाते हैं। तो वो कौन जाते हैं? संवाददाता जाते हैं बाहर से खबरें लाने का काम। खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित ढंग से संपादित करने का काम कौन करता है? संपादकीय विभाग का काम होता है। किसका काम होता है? देखो, खबर, कोई बाहर से खबर आई, कोई लेख लिखा या कोई फीचर, उसको व्यवस्थित ढंग से, मैंने बताया ना कि अखबार में यही थोड़ी कि मन में आए वही छाप दिया। सूचनाएं पहले इकट्ठी की जाती है, फिर सूचनाओं का संश्लेषण किया जाता है, फिर विश्लेषण किया जाता है कि कौन तथ्यों की जांच की जाती है कि कौन से समाचार को कहाँ पर स्थान देना है अखबार में, कौन से पृष्ठ पर देना है, कितना स्थान देना है। तो ये सारे काम कौन करता है? संपादित करने का काम कौन करता है? संपादकीय विभाग करता है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब बताऊंगी मैं आपको। देखो, जब मैंने खुद ही नोट्स बनाई तो फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था, ऐसी बात तो है नहीं कि इससे पहले HPA ने 2-4 बार इसी तरीके से पेपर ले लिए थे। और देखो, दोनों पॉइंटों पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, और यहीं से दोनों पॉइंटों से नहीं, यहाँ से प्रश्न आया था। तो पता रहता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। खबरें लाने का बाहर से काम कौन करता है? तो ये संवाददाता इंपॉर्टेंट है। बार बार मेरा मन कह रहा है कि ऐसे प्रश्न HPSC पूछती है। ठीक है। अब देखो, एक तो है, 2 प्रश्न है मेरे सामने। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, तो साप्ताहिक पत्र जो सप्ताह में एक बार छपता था वो कौन सा था? और पहला साप्ताहिक पत्र और हिंदी का, तो वो है उद्दंत मार्तंड। कहाँ से छपता था? कलकत्ता से। किसके संपादन में? जुगल किशोर के। कब छपा? 1826 में। 4 प्रश्न बनते हैं, उद्दंत मार्तंड, कलकत्ता से, जुगल किशोर और 1826 में। चारों ध्यान रखना, न जाने कैसे प्रश्न आपसे पूछ ले। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत। अब पत्रकारिता में क्या आ जाता है? अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो पत्रकारिता के अंतर्गत आपके पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सारे आ जाते हैं। ये केवल साप्ताहिक पत्र की बात थी। तो इसके अंतर्गत क्या है? ये कब से शुरू हुई? साप्ताहिक भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1780 में। जेम्स आगस्टन हिकी के संपादन में बंगाल गजट कलकत्ता से निकला था। ठीक है। बंगाल गजट नामक पत्र कलकत्ता से निकला था, जेम आगस्टन हिक्की के संपादन में 1780 में। ये भारत में पत्रकारिता की शुरुआत थी सबसे पहले। ये था हिंदी का पहला साप्ताहिक। तो ये प्रश्न पिछली बार पेपर में पूछा था। आज़ादी के पहले के कुछ पत्रकार, अब यहाँ से प्रश्न अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना थोड़ा सा। वैसे आप हिंदी के हैं तो सबको ही पता है, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू राव, विष्णु राव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन साय, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त, ये सारे क्या थे? आज़ादी के पहले के पत्रकार हैं। तो मैंने नोट्स में छोड़ा नहीं था एक भी प्रश्न कि पता नहीं क्या पूछ ले। तो मैंने आज़ादी से पहले के ये सारे पत्रकार लिख रखे, मतलब ये कवि भी थे और ये पत्रकार भी थे।
आजादी से पहले की पत्रिकाएं व अखबार कौन कौन से थे। आप देखो पत्र पत्रिकाएं तो बहुत सारी हैं, तो आजादी से पहले की हैं प्रदीप, विशाल भारत, प्रताप, आज, करमवीर, हंस, केसरी, हिंदुस्तान और सरस्वती। सरस्वती तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था और 1903 में सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाल लिया था। नेक्स्ट पर्सन यहीं से मेरे नोट्स में से था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप 10-12 इसमें पेज होंगे, कम से कम उतने पेज पढ़ते तो यहाँ से आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो रेडियो जो है ना, सबसे पहले आता है रेडियो, जनसंचार का माध्यम। अब सबसे पहले कौन सा माध्यम है? रेडियो। तो ये नोट्स मेरे लिखे हैं तो मैं ही समझ पाऊंगी। जनसंचार के माध्यम पढ़ रहे हैं हम, कौन कौन से हैं? रेडियो। रेडियो से प्रश्न पूछा था, मैंने आपको बता दिया। और टेलीविजन की स्थापना भी पूछा था, रेडियो की पूछी थी या टेलीविजन की, शायद इन्हीं दोनों में से था। तो रेडियो की स्थापना 1936 में विधिवत और शुरू से बता देती हूँ आपको। रेडियो जो है ना, एक तरफा माध्यम है, जैसे श्रव्य माध्यम है ये, आप सुन सकते हो, इसमें देख नहीं सकते, तो इसे ध्वनि माध्यम भी कहते हैं। एक बात तो यहीं से नोट कर लेनी है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 1895 ईस्वी में इटली के एक वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था। ये जब मैं 4th-5th क्लास में थी तो हमारे एक चैप्टर था, तब से मुझे याद रहता है। पहला रेडियो स्टेशन कहाँ खुला था? अमेरिका के पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में। ये पूरे देश दुनिया की बातें हो रही हैं, अभी भारत की बात नहीं हो रही है। तो रेडियो का आविष्कार तो हुआ था इटली में, कब? 1895 में। किसने किया? मार्कोनी ने किया। ये कुछ तथ्य हैं तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। पहला रेडियो स्टेशन अमेरिका के पीटर्सबर्ग नामक जगह पर, यानी कि जो न्यूयॉर्क में है, और शिकागो में खुला था। 2 जगहों पर खुला था पहला रेडियो स्टेशन, अमेरिका के पीटर्सबर्ग न्यूयॉर्क में और एक दूसरा शिकागो में। भारत में कहाँ पर खुला था? भारत में 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। याद ध्यान से सुनना, सभी में अंतर करते हुए आपको पढ़ के जाना है। देखो ये नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं। भारत में 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर डाक तार विभाग के सहयोग से पहला कार्यक्रम प्रसारित किया? रेडियो के माध्यम से किया, मुंबई से किया और 1921 में किया। ठीक है। देश दुनिया की बात करें तो पहला रेडियो स्टेशन अमेरिका के पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुला। ठीक है। उसके बाद आता है भारत में वैसे रेडियो का विधिवत जो है स्थापना कब हुई? तो रेडियो की ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। ये इंपॉर्टेंट है और सही भी है बिल्कुल। आज आकाशवाणी देश को 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। मतलब जो आकाशवाणी केंद्र है रेडियो का, वो कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है? 24 भाषाओं में। और कितनी बोलियों में? 146 बोलियों में। अब इन आंकड़ों पर आपको कोई शक या संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये NCERT की किताब से बनाए गए हैं और उसमें कोई भी डाउट नहीं रहता है, और अंततः NCERT ही सर्वमान्य होती है। अब FM की शुरुआत पूछे आपसे तो 1993 में हुई। और उसके बाद एक प्रश्न और आता है, 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र से निकालकर प्रसार भारती स्वायत्त कंपनी को सौंपा। मतलब पहले क्या था? आकाशवाणी तो किससे संबंधित था? रेडियो से। और दूरदर्शन किससे संबंधित था? टीवी से। पहले ये दोनों का केंद्र एक ही स्थान पर था, लेकिन 1997 में इनको अलग कर दिया, आकाशवाणी को निकालकर प्रसार भारती स्वायत्त कंपनी को सौंप दी। तो आप सुनते होगे ना रेडियो पे, ये प्रसार भारती कंपनी की तरफ से कार्यक्रम प्रस्तुत। ठीक है, तो समझ गए होंगे। FM 1993, प्रसार भारती को और दूरदर्शन को अलग कब किया? 1997 में। FM 1993 में। विधिवत रेडियो की स्थापना 1936 में। 24 भाषाओं में रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, 146 बोलियों में। ठीक है, तो ये सारे समझ गए होंगे। उसके बाद कितने पेज हो रहे हैं भाई? फर्स्ट ये चैप्टर 2 है, बस यही पेज हो रहा है, ये करवा देती हूँ, फिर चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है, तो दूसरा जो जनसंचार का माध्यम आता है वो टेलीविजन आता है।
ठीक है, रेडियो हमने पढ़ा और रेडियो में से जहाँ से भी जो प्रश्न पूछा था वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ से कौन सा प्रश्न आया था वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इन नोट्स में से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं थोड़ा सा समझकर। तो दूसरा जनसंचार का माध्यम और प्रमुख माध्यम है ये टेलीविजन है। तो जहाँ पर रेडियो ओनली ध्वनि माध्यम था, यानी कि श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य का मतलब देखना, तो टेलीविजन कैसा माध्यम है, ये दृश्य और श्रव्य मतलब इसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो टेलीविजन जो है दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का माध्यम है। तो सबसे पहले टेलीविजन की मैं बात करेंगे 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लैबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच पहले टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण। अगर पूरे देश की बात करें कि टेलीविजन में सबसे पहला कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया गया, तो 1927 में कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया, और वो बेल टेलीफोन लैबोरेटरी थी एक, उसने किया न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में पहले टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। अब आपके पेपर में आए कि टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, तो आपको 1927 नहीं बताना है, क्वेश्चन पढ़ना है कि भारत का पूछा है या पूरी देश दुनिया का पूछा है। ठीक है, 1927 में सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत की गई न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में। किसने की? बेल टेलीविजन लैबोरेटरी ने पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 1936 ईस्वी में बीबीबी ने टीवी पर सेवा शुरू की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है भारत में, ये प्रश्न इस बार एचपीएससी ने पूछा था कि टेलीविजन की शुरुआत, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई 15 सितंबर 1959 में। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिछली बार पूछा था, तो इस बार आपको रेडियो का ध्यान में रखना है, हो सकता है वो पूछ ले। और 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हो गई थी, और 1965 से भारत में विधिवत टीवी की शुरुआत हुई। अगर विधिवत शुरुआत मतलब तरीके से एक नियमानुसार अगर टीवी की शुरुआत हुई तो वो 1965 में हुई। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग किया गया। अब यहाँ पर ये मैंने इससे पहले भी एक प्रश्न बताया था, उसमें आपको ध्यान देना है। इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन को 2 अलग अलग केंद्र बना दिए गए। ठीक है, उसमें भारत भारती कुछ ऐसे था, भारतीय प्रसारण, ये प्रश्न मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर ये था कि 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र से निकालकर, केंद्र सरकार के अस्तित्व थे पहले दोनों ही, और केंद्र सरकार से निकालकर ये प्रसार भारती एक निजी कंपनी थी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया था। केंद्र सरकार के अधिग्रहण में था पहले, बाद में उसे एक निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि फिर वो थे तो दोनों ही एक, अभी भी दोनों ज्वाइंट थे वो, लेकिन केंद्र सरकार से निकालकर एक निजी कंपनी को सौंप दिया था। और यहाँ पर क्या था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को अलग अलग ही कर दिया गया। तो ये किया गया 1 अप्रैल 1976 को। पीसी जोशी की रिपोर्ट, हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। यानी कि टेलीविज़न क्या करता है, जनतंत्र को मजबूत बनाने का काम कर सकता है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर पुराने मूल्य को तो लोग तोड़ते जा रहे हैं और नए कोई भी नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे में जो टेलीविज़न है वो काफ़ी, दूरदर्शन है वो काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे सीरियल वगैरह भी घर की औरतें देखती हैं तो उनमें अच्छी और बुरी दोनों ही बातें होती हैं। तो ये जो रिपोर्ट है पीसी जोशी की रिपोर्ट है, ये जो बात कही ये पीसी जोशी ने कही, इस प्रकार से ध्यान रखना है। उसके बाद है जो आज तक टेलीविज़न के चैनल, फिर टेलीविज़न की शुरुआत तो हो गई, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे टेलीविज़न चैनल हैं। तो आज तक जो टेलीविज़न है जिस पर न्यूज़ वगैरह आती हैं तो 2002 में आया, और जी टीवी, स्टार टीवी इत्यादि कब आए, 1993 में आई। तो सारे नोट्स मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों इतनी शेयर करें वीडियो को, इतने कि बस सब तक पहुंच जाए जो भी जिसको ज़रूरत है। सिनेमा, अब तीसरा जनसंचार का माध्यम आता है सिनेमा।
सिनेमा का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। याद रखना है, सिनेमा का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने 1883 में किया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था और ये भी मैं बता दूंगी आपको सिनेमा से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो ये इन दोनों में से पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है। पहली बोलती फिल्म थी या पहली फिल्म ही पूछी थी जो 1913 में बनी थी और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं अच्छे से, शुरू से ही, बाद में बताऊंगी कि यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा था। आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने 1883 में। किसका? सिनेमा का। 1894 में क्या हुआ कि फ्रांस में पहली फिल्म बनी, द अराइवल ऑफ ट्रेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिनेमा पर पूरी देश दुनिया में दिखाई जाने वाली बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो 1894 में बनी, फ्रांस में बनी और फिल्म का क्या नाम था? द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है। भारत में पहली मूक फिल्म, एक होता है मूक और मूक का उल्टा होता है वाचाल या फिर कहें बोलती, वाचाल या बोलती। तो पहले जो फिल्में होती थी ना वो मूक फिल्में होती थी। आप देख रहे होंगे कि पहले ब्लैक एंड वाइट भी आती थी, बाद में कलरफुल आने लगी। तो सबसे पहले जो भारत में फिल्म बनी थी वो मूक फिल्म बनी थी और दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी, जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले मूक फिल्म किसने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के ने, और फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और पहली फिल्म बनी थी 1913 में। ठीक है। तो यही पूछा था कि पहली फिल्म कब बनी थी? तो 1913 में बनी थी। आपसे पूछे तो, अगर पहली मूक फिल्म पूछे तो भी आपको बताना है कि 1913 में बनी और राजा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम था। अब दूसरा आता है कि जब ये तो मूक फिल्म थी जिसमें आवाज नहीं आती थी। अब पहली बोलती फिल्म कब बनी जिसमें पात्र आपको बोलते हुए नजर आते थे? तो वो फिल्म 1931 में। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? 13 का उल्टा 31। 13 में बनी चुपचाप रहने वाली फिल्में, आप ऐसे कर सकते हैं। और 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी और बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा। ठीक है। तो शायद यही प्रश्न था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन पेपर मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर कोई भी कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को ऑफिशियल आंसर के साथ देखना चाहता है तो उसको मैंने पूरा सोल्व करवा के भी डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो अभी तक मैंने कई सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं। काफी प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक फिर इसी के अंतर्गत आता है स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्टिंग ऑपरेशन होता है जिसमें छुप करके किसी बात का मतलब पता लगाया जाता है। जैसे टेलीविजन का कोई चैनल है, वो किसी समाज में भ्रष्टाचार के ऊपर या कोई गड़बड़ी जहाँ पर भी हो रही है उसके ऊपर चुपचाप से फिल्म बनाता है, चुपचाप से उसे कैच करता है और अज्ञात नाम से उसे प्रसारित करता है। तो इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो रही हो या किसी राजनेता के द्वारा गड़बड़ी की जा रही हो, उन सभी बातों का पर्दाफाश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं। जैसे कि अब तक कितने स्टिंग ऑपरेशन चले हैं? ऑपरेशन दुर्योधन, और दूसरा ऑपरेशन था चक्रव्यूह और तहलका कांड। ये 3 स्टिंग ऑपरेशन के एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं। अब उसके बाद आता है सत्यजीत राय ने भी एक फिल्म बनाई थी, पथेर पांचाली फिल्म। और पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग जो थी 2.5 साल तक चली थी। ये एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, 11वीं कक्षा में आरो भाग 1 के अंतर्गत ये दिया गया है। इस फिल्म को बनाने में काफ़ी, उस चैप्टर के अनुसार बता रही हूँ, इस फिल्म को बनाने में काफ़ी परेशानियाँ आई थी। तो ये आपने उस चैप्टर में पढ़ लिया होगा। फला फिल्मों को समानांतर फिल्म कहते हैं। तो फला फिल्मों को समानांतर फिल्म कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था तो हो सकता है यहाँ से पूछ ले। इंटरनेट एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इस तरीके की बातों को आपको ध्यान से पढ़ना है। संचार एक दुधारी अस्त्र है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये मैं आपको बताऊंगी। और ये बात किसने कही थी कि जो संचार के माध्यम है वो दुधारी अस्त्र हैं, मतलब इनके 2 धार होते हैं, एक तो सकारात्मक धार होती है, दूसरी नकारात्मक। अगर आप इनका अच्छे से प्रयोग करते हैं तो संचार के माध्यम आपके लिए उपयोगी हैं, अगर यहीं से आप इनका दुरुपयोग करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हैं।
तो ये कहा था प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने। दुधारी का मतलब है इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है तो कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ उपयोगिता है तो कुछ इसका गलत इस्तेमाल करने पर ये बुरे परिणाम भी देते हैं, इसका मतलब ये है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, शायद दूसरा, ठीक है। तो दूसरा भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं और दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसी वीडियो में। मैं या एक ही डाल देती हूँ, पहले तो एक चैप्टर की एक वीडियो डालती हूँ, फिर अगर कमेंट आए मेरे पास कि मैम और डालिए तो मैंने कहा ना 1-2 चैप्टर हैं, शुरू के 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीसरा तो इतना बड़ा नहीं है, शुरू के 1-2-3, चौथा चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसके बाद फिर मैं एक वीडियो उसके ऊपर और बना दूंगी और जब छोटे छोटे चैप्टर होंगे तो वो सारे हम एक ही चैप्टर के अंतर्गत समेट लेंगे, ठीक है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं, फिर पब्लिश करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।